नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में दोस्तों हम यह जीके जीएस भारत का भूगोल की क्लास है। और इस क्लास में दोस्तों यहाँ पर जो नया डाटा है, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि पहले भारत की ये जो तटीय लंबाई थी उसको अपडेट कर दिया है। अब इसमें दोस्तों पहले हम पढ़ते थे बहुत कम बताई जाती थी, लेकिन अब नया डाटा आया है 11,098.81, यानी कि 11,098 किलोमीटर हो गई है यह। तो दोस्तों यह नए आंकड़ों के अनुसार है और पूरा ही कंसेप्ट, सभी थ्योरी और जितने भी लगभग प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं दोस्तों, यहाँ से जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिकों को डिटेल थ्योरी, डिटेल कंसेप्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी की बहुत सी परीक्षा चल रही है, उनके भी एग्जाम होते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिटेल थ्योरी के आपके माध्यम से आपके लिए जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वह कंसेप्ट के अनुसार डिटेल थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर हम डिटेल थ्योरी ही पढ़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊँगा कि जैसे आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें साइंस अधिकतम पूछा जाता है, उसके लिए साइंस की भी क्लासें आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेटेड वीडियो, डिटेल थ्योरी और कंसेप्ट से, जहां से पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और चलिए आज की इस क्लास में दोस्तों हम भारत का भूगोल समझते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम पॉलिटी किस तरीके से पढ़ेंगे वह भी आप देख लीजिए। जैसे मैं अभी आपके लिए दिखाता हूँ, यहाँ पर यह भारत का भूगोल की जो क्लास है, इन क्लास में सारी स्लाइड है, इनमें कंप्लीट लगभग जितनी भी क्लास हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी जो कंसेप्ट होंगे, सभी कंसेप्ट को डिटेल थ्योरी में हम पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट पूछे गए हैं, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, लगभग सभी पॉइंट हैं इसमें। कोई भी पॉइंट, शायद ही कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ से प्रश्न छूटे, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल थ्योरी के माध्यम से इसी प्रकार जितने भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ेंगे सभी को पढ़ेंगे। अभी मैं आपके लिए पॉलिटी की क्लास दिखाता हूँ। पॉलिटी के लिए भी हमने एक नई क्लास के लिए कंटेंट तैयार किया है, उसमें हम दोस्तों डिटेल थ्योरी में भी वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ेंगे भारतीय संसद, ये पॉलिटी की क्लास आपके लिए होने वाली हैं। और इन क्लास में दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके लिए ऐसा कंटेंट मिलेगा कि यदि आप क्लास करोगे तो क्लास में ही आपके लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि यदि आप ये जीएस फाउंडेशन का जो पेड कोर्स हम पढ़ाते हैं, इसको हम फ्री पढ़ाएंगे आपके लिए, और यह फ्री पढ़ाने के लिए ही कंटेंट आपके लिए जो किया जा रहा है। लेकिन आपको सिर्फ इतना दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप जो है जीएस फाउंडेशन कोर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी का साइंस पढ़ना चाहते हैं। वैसे तो मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आपके लिए साइंस के लिए भी कंटेंट मैं अभी बाद में अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर भारतीय संसद है, यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉलिटी से भी प्रश्न, लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी एक ही परीक्षा में, तो इसको भी हम डिटेल थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके और भी पॉइंट दे सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट इस तरीके से दिए गए हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कि इसका प्रश्नकाल कौन सा होता है, भारतीय नवाचार, विधायी कोरम, इसके जो भी हैं, जैसे इसकी लोकसभा, राज्यसभा के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, इसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं। और यदि आप जो है जियोग्राफी, पॉलिटी या कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या इसी सब्जेक्ट को जिसको आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में प्लीज़ जरूर बताना। समझते हैं। और यह जीएस फाउंडेशन कोर्स है जो पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, आपके लिए बिल्कुल फ्री ही पढ़ाया जाएगा और अच्छे तरीके से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, सभी पॉइंट को लिख सकते हैं, और जो है आप जो है क्लास में ही एक अच्छे तरीके से समझें ताकि आपको अधिकतम याद हो जाए। अब हम समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले भारत के भूगोल के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भारत जो है यह पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी में भारत की स्थिति क्या है, यानी विश्व में भारत की अवस्थिति क्या है। और जैसा कि यहाँ पर आपको चमक रहा होगा, ये भारत का नक्शा है। यह क्या है दोस्तों, महाद्वीप हैं ये। पहले दोस्तों जैसे कि यहाँ पर पैंथालासा, गोंडवाना, ये लैंड जो कर जुड़े हुए थे, फिर एक समय आया ये अलग अलग हो गए। इस तरीके से गोंडवाना, पैंथालासा अलग अलग हो गए, तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। हमारा भारत इस साइड में आता है। तो इस साइड के अनुसार हम समझेंगे कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है। यदि हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी कुछ इस तरीके की हमें पता चलता है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है, एक 0 डिग्री रेखा खींचेंगे और एक इधर से 0 डिग्री रेखा खींचेंगे। यदि इन दोनों के बीच में यदि हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर एक इस साइड की रेखा हो गई, एक इस साइड की होगी। तो भारत की स्थिति कहाँ है दोस्तों, ये कौन सी साइड है दोस्तों, ये उत्तर वाली साइड है, और यह कौन सी, पूर्व वाली साइड है। तो हमारा दोस्तों भारत जो है वो कौन सी साइड में है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये द्वीप कौन सा होता है, द्वीप क्या होते हैं दोस्तों, यह जो जल भरा हुआ है
इनके मध्य में जो भी स्थलीय जो मैदान होते हैं उसी को दोस्तों यानी जो क्षेत्र होते हैं उसको द्वीप के रूप में कहा जाता है। तो हमारा जो दोस्तों भारत है, ये सभी पॉइंट आप जानते भी होंगे, लेकिन रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, क्योंकि ये भी एक महाद्वीप है। तो महाद्वीप के किस साइड है दोस्तों हमारा भारत? दक्षिणी साइड, यानी कि नीचे की ओर है हमारा भारत। किस में? एशिया महाद्वीप में। पृथ्वी के कौन से द्वीप में है दोस्तों? उत्तर पूर्वी जो है दोस्तों यहाँ पर आ रही है, इसकी साइड जो कहाँ पर आ रही है? उत्तर पूर्वी में। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ हम समझते हैं कि इसके और भी पॉइंट हैं, उनको भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है। यहाँ से दोस्तों आपको इसी स्लाइड से याद हो जाएगा कि जैसा कि यहाँ पर आप समझेंगे, कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी यह क्षेत्रफल दोस्तों किलोमीटर में ही लिखा जाता है, इसलिए याद रखेंगे किलोमीटर नहीं है, वर्ग किलोमीटर बोला जाता है। क्योंकि बहुत से गणित के या कहें तो मैथ के स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो वो किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में ही उसकी यूनिट होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। यह आप जानते भी होंगे। लेकिन भारत का जो है दोस्तों, और जो देश हैं, जितने भी विश्व में देश हैं, उनमें रैंक कितना है? तो विश्व में हमारा भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां, यानी कि 7वें नंबर पर आता है। इससे 6 बड़े देश और हैं, उनका भी नाम हम क्रम से याद कर लेंगे, वो ट्रिक से भी याद हो जाते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे, वैसे मैंने पिछली एक क्लास में ट्रिक से कई क्लासों में पढ़ाया है। यहाँ पर हम समझेंगे कि भारत का जो भूगोल है दोस्तों, विश्व का जो भूगोल यानी कि जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल बनता है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, मात्र कितना है? 2.4% हमारा क्षेत्रफल उसका एक हिस्सा है। किसका? पूरी विश्व का, पूरी दुनिया का। अब हम समझते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वह कितनी है। तो नई रिपोर्ट आई है 2023 की। कौन सी रिपोर्ट है? 2023 की UNFPA। इसके अनुसार भारत जो है सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? तो भारत ही है। अगले हम स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि भारत का विस्तार पूरब में, पश्चिम में किस से कितना किलोमीटर में है। यदि हम दोस्तों बात करें कि यदि जैसे ऐसे इस तरीके से हम देखें कि यह उत्तर हो गया और यह क्या हो गया? दक्षिण हो गया, यह पूरब हो गया, यह पश्चिम हो गया। तो पश्चिम से लेकर के दोस्तों पश्चिम से लेकर के पूरब तक की जो दूरी बैठेगी, इसकी जो माप बैठेगी, वो 2933 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर कुल कितनी लंबाई बैठती है इसकी? 2933 किलोमीटर इसकी माप है। यदि हम दक्षिणी पॉइंट से उत्तरी पॉइंट की ओर जाएं या उत्तरी पॉइंट से दक्षिणी पॉइंट की ओर, जो कि कन्याकुमारी का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, तो 3214 किलोमीटर, ये थोड़ी सी अधिक है। लगभग दोनों ही यहाँ पर समान है, क्योंकि ये थोड़ी सी बस अधिक है, इसको याद रखेंगे। अगली हम स्लाइड में बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल का अक्षांशीय विस्तार है वह किस तरीके से है। यहाँ पर आप समझेंगे दोस्तों कि जैसे यदि हम 0 डिग्री लाइन की बात करें, जैसे अभी हमने समझा था कि यह गोल गोल पृथ्वी है और जब पृथ्वी के मध्य से कोई एक रेखा गुजारी गई है जिसको हम 0 डिग्री या विषुवत रेखीय रेखा कहते हैं, उस रेखा से देखें तो यह इसकी जो है कितने डिग्री पर क्या बैठता है, यानी कि कितनी डिग्री पर यह उत्तर साइड में है, कितनी डिग्री पर यह पूर्वी साइड में है, कितना कितना होता है। तो यह क्योंकि हमारा जो भारत है दोस्तों उत्तर पूर्वी में, कहाँ पर है? उत्तर और पूर्वी हिस्से में है, क्योंकि इस तरीके से बनाए तो हमारा भारत यहाँ पर आता है, इसलिए उत्तर पूर्वी में आता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जैसे ही हम इसको देखेंगे, जैसे अगर हम 0 डिग्री नीचे मान लें तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, कहाँ की ओर बढ़ेंगे? उत्तर की ओर। तो उत्तर साइड में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अक्षांश कैसे खींची जाती हैं दोस्तों? इस तरीके से अक्षांश खींची जाती हैं। एक लाइन होगी 8 डिग्री 4 मिनट, इससे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। कितने बढ़ेंगे दोस्तों? हम कितने बढ़ेंगे? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी नीचे से ऊपर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। किसका? हमारे भारत का, जो कि हमारी कितनी थी? 3214 किलोमीटर की दूरी थी। यही दूरी अगर डिग्री में मापी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट माना जाता है। अब हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर कितना डिग्री विस्तार है, यानी इस साइड से इधर की ओर बढ़े तो कितना बढ़ेंगे हम। ऐसी जो लाइन खींची जाती हैं दोस्तों इस तरीके से, तो ये अक्षांश बढ़ती हैं। अभी हम इसको गिलोम में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती हैं। अभी हम समझने के लिए थोड़ा सा मैपिंग कर रहे हैं।
तो आगे हम समझते हैं कि यदि हम इधर की ओर बढ़ें, जैसे कहाँ पर बढ़े, इधर की ओर, तो पूर्वी अक्षांश की ओर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो पूर्व की ओर बढ़ेंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर। क्योंकि ये जो लाइन बनेंगी ना, इस तरीके की ये देशांतर होती हैं, और इस तरीके से जो क्षैतिज लाइन होती हैं वो अक्षांश होती हैं। तो अक्षांश में विस्तार हमें ये वाला बताया था, उत्तर वाला, और पूरब या पश्चिम साइड की ओर बात करते हैं तो ये हम कौन सा बताएंगे? देशांतरीय विस्तार। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है इसका, क्योंकि ये लाइनों के बीच बीच में हम बताते हैं। तो ये साइड आपको सभी पॉइंट आते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते तो कोई बात नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में भारत के जो बिंदु हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से दोस्तों कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला और ये वाला। जैसे उत्तरी सबसे भारत का जो दूरस्थ उत्तरी बिंदु है, यानी उत्तर की साइड में सबसे भारत का दूर बिंदु कौन सा है? तो वह है इंद्रियाकोल, जो कि लद्दाख राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंद्रियाकोल है, लद्दाख राज्य में पड़ता है। कहाँ पर है? उत्तरी बिंदु है। अगर हम पूरब की बात करें दोस्तों, तो पूरब में कौन है? असम राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर आता है किबीथू। कौन सा है? किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये सबसे दूरस्थ बिंदु है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम समझते हैं पश्चिम की ओर। अभी हम इस पर बात करेंगे, अब हम चलते हैं पश्चिम की ओर। तो गुहार मोती गुजरात में है, यह सबसे दूरस्थ पश्चिमी बिंदु है। यदि यहाँ से इसको देखें तो यह सबसे दूरस्थ बिंदु है भारत का। किस ओर का? पश्चिमी साइड का। यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ये जो दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है, ये वाला, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो फैक्ट आप याद रखेंगे। यदि मुख्य भूमि बात करी जाए दोस्तों, ये मुख्य भूमि है जो कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी होता है, वहाँ का एक बिंदु है जिसको हम बोलते हैं कैप कोमोरिन। यह कन्याकुमारी राज्य में पड़ता है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यानी नीचे की साइड पर कौन सा बिंदु होता है? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप कोमोरिन। अब हम बात करें कि अगर द्वीप समूह की भी बात करें तो द्वीप समूह पे दोस्तों इससे भी नीचे हमारा एक और द्वीप है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप भी तो भारत का ही हिस्सा है, यह भी तो भारत का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है इंद्रिया पॉइंट, जबकि उत्तर में हमने कौन सा पढ़ा था? इंद्रियाकोल। कौन सा पढ़ा था? इंद्रियाकोल। अब हम पढ़ रहे हैं इंद्रिया पॉइंट। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा है जो भारत की मुख्य भूमि है उससे दूर है। वो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ग्रेट निकोबार द्वीप में। द्वीप क्यों बोल रहे हैं दोस्तों इसको हम? क्योंकि इसके चारों ओर जल पाया जाता है। वहाँ पर जो मैदान या स्थल होते हैं उनको द्वीप में हम कहते हैं। यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बता दिया करें, क्योंकि मुझे भी थोड़ा समझ आएगा कि कोई भी डाउट रहता है आपका या नहीं रहता, या किसी तरह का डाउट रहता है तो और अच्छी तरीके से आपके लिए समझाने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि जैसा कि हमने अभी जो पॉइंट समझ लिए हैं कि इंद्रिया पॉइंट, इंद्रिया कोल, इन दोनों बिंदुओं को आप दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसका दोस्तों नया डाटा आ गया है। जैसे आपको पता ही है स्थलीय सीमा कौन सी होती है? एक जलीय सीमा ये वाली होती है जो जल की साइड है दोस्तों। एक स्थलीय सीमा है, यहाँ पर दोस्तों जल नहीं है, यहाँ पर अन्य देश पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थलीय सीमा की, यानी ये वाली सीमा, ये वाली बॉर्डर की। तो 15,106.7 किलोमीटर की जो दूरी है वह स्थलीय सीमा की माप कहलाती है, या कहें तो इसका मापांक कितना है? 15,106 किलोमीटर। ये हमारी स्थलीय कौन सी है? याद रखेंगे स्थलीय। यहीं से पॉइंट बदल जाएगा यदि स्थलीय हट गई और तटीय आ गया। याद रखेंगे तटीय क्यों होगा? तटीय तो वहाँ होगा जहाँ पर जल होगा। तो अब तटीय रेखा की लंबाई बात करते हैं, यानी तटीय भूमि की बात करते हैं, या तटीय बॉर्डर, ये जो बॉर्डर लाइन बनी है कौन सी बनी है? पानी की ओर, समुद्र की ओर। तो वह नया डाटा है दोस्तों, यह है 11,098 किलोमीटर, या 11,098.81 किलोमीटर की दूरी नई सैटेलाइट के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया है, उसमें यह अपडेट किया गया है। इस पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि कुछ किताबों में दोस्तों पुराना ही पॉइंट दिया गया है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम समझेंगे कि भारत का जो समुद्री जो क्षेत्र है, यानी भारत के दोस्तों यहाँ पर हमने समझा कि यह जो तटीय मैदान है जिसकी 11,098 किलोमीटर ये जो इसकी माप है, इसके चारों ओर समुद्र है, यानी कि जलीय है। तो
जो समुद्री क्षेत्र है उसको किस तरीके से बांटा गया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको ना 3 प्रकार से बांटा गया है। इसको दोस्तों 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला क्षेत्र यानी मुख्य जो तटीय भूमि है, यानी मुख्य भूमि जो है, इससे लगभग 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल में जो मील होंगे, यहाँ तक की जो दूरी को दोस्तों हम संपूर्ण अधिकार के अंतर्गत मानते हैं, जिसे प्रादेशिक जल के रूप में हम जानते हैं। क्या कहते हैं कि यह भारत का प्रादेशिक जल है, या जिस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। कितना? 12 किलोमीटर। कितना? किलोमीटर नहीं, 12 समुद्री मील। अगला हम समझते हैं, एक होता है इससे अगला 24 मील, किलोमीटर ही आ जाता है तो यहाँ पर हम समझेंगे कि 24 मील। तो कितना है, किलोमीटर बोल जाता हूँ मैं कभी कभी। तो यहाँ पर लिखा है समुद्री मील कितना होता है दोस्तों, 24 समुद्री मील। यहाँ का मापक समुद्र को जो मापते हैं तो समुद्री मील नामक पैरामीटर से मापते हैं, इसलिए समुद्री मील कहा जाता है। एक मील में दोस्तों 1600 कुछ लगभग 4 के इतने मीटर के बराबर होता है, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है एक मील। इस तरीके से याद रखेंगे, केवल मील की बात कर रहा हूँ मैं। एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, इस तरीके से याद रखेंगे आप। अगला है संलग्न क्षेत्र। यह जो संलग्न क्षेत्र है दूसरा है, इस पर सीमा शुल्क लगता है। स्वच्छता और वित्तीय अधिकार हमारे भारत का होता है। कहाँ तक? 24 समुद्री मील तक। अगला है दोस्तों 200 समुद्री मील तक की दूरी तक की बात करें, कहाँ तक? 200 समुद्री मील तक। उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आर्थिक और संसाधन बहुत से यहाँ पर रिसर्च होती हैं, बहुत से कार्य किए जाते हैं। इस तरीके से समुद्री जल का दोस्तों इसको क्षेत्र को बांटा गया है। आगे हम समझते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो कि कर्क रेखा होती कहाँ है दोस्तों? ये जैसे कि हमने जो पृथ्वी बनाते हैं, तो पृथ्वी की 0 डिग्री जो लाइन होती है उसके ऊपर 23.5 डिग्री, कितने? 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है। 23.5 डिग्री मकर रेखा 23.5 डिग्री पर होती हैं। ये कितने पर होती हैं? 23.5 डिग्री पर। तो कर्क रेखा दोस्तों भारत में होकर जाती है, तो वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर लिखा है, आप समझेंगे थोड़ा सा, कि देश को लगभग 2 बराबर जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करती है। लगभग मध्य से होकर के यह जाती है। कौन सी? कर्क रेखा। तो कौन कौन से राज्य से होकर जाती है? तो सबसे पहले आपको चमक रहा होगा ये वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात। तो सबसे पहले गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पर हम समझेंगे कि ये कौन सा है? भारत के निकोबार द्वीप हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप क्या होते हैं दोस्तों? यहीं पर तो वो वाला पॉइंट था, कौन सा? इंद्रिया पॉइंट, जो कि तटीय क्षेत्र में ना होकर के या मुख्य भूमि में ना होकर के कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। जबकि इंद्रिया कोल कहाँ पर है दोस्तों? उत्तरी साइड में। इस तरीके से दोस्तों आप जो है इसको याद रखेंगे। अगला है दोस्तों भारतीय मानक समय, या कहे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करते हैं। तो यह भी एक लाइन होती है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है, यह दोस्तों GMT जो टाइम होता है, ये जो GMT टाइम होता है उससे 5.5 घंटा अधिक चलती है। यानी हमारा जो देखो डिग्री में चलती हैं, जैसे इस तरीके से आप समझेंगे कि ऐसे एक 0 डिग्री पर खींच लेंगे हम एक लाइन। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करके 82.5 डिग्री कहाँ पर है हमारी? थोड़ी उस जो GMT जो लाइन है उससे दोस्तों 5.5 घंटा। अभी हम इसको अन्य चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ा सा डिटेल, थोड़ी सी इसी की समझते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो 0 डिग्री लाइन है उससे दोस्तों, यानी GMT जो लाइन होती है, या इससे 5.5 घंटा जब बनता है, ये 82 डिग्री आगे बढ़ जाती है लाइन, यानी इस साइड वाली। इससे इस तक की दूरी कितनी है दोस्तों? 82.5 डिग्री। तो इसलिए हमारा जो भारत का समय है दोस्तों 5.5 घंटा GMT समय से अधिक माना जाता है। अब हम समझते हैं कि यह हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा भारत के कौन से राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? एक तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इन पॉइंट को भी दोस्तों आप जो है याद रखेंगे। अगला हम समझते हैं दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बहुत बार, इससे अगला इसमें समझते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है इसमें हम समझेंगे कि 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल ये किस तरीके से बनते हैं, इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो
यहाँ से भी दोस्तों हम जो है पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं 8 डिग्री चैनल। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी द्वीप क्या होते हैं दोस्तों, जिनके चारों ओर ऐसे स्थल, वह स्थल जिनके चारों ओर जल पाया जाता है, उसको अलग करने वाले महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग होते हैं, उन्हीं मार्गों को दोस्तों हम चैनल बोलते हैं। तो जो जितने डिग्री में दूर होंगे उनको उतनी डिग्री कह दिया जाता है। जैसे सबसे पहला आता है एक 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्या होता है दोस्तों, एक होता है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो कि हमारे कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। और एक होता है मालदीव। मालदीव दोस्तों एक आपको पता ही है कि मालदीव एक अलग देश है। तो इन दोनों के बीच में जो समुद्र का रास्ता है, इस रास्ते को दोस्तों हम क्या कहते हैं, 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कुछ एंगल पे ही मापे जाते हैं। तो इसलिए जैसे 8 डिग्री पे मापे गए होंगे ये, तो 8 डिग्री चैनल इसका नाम दिया गया है। किसको, मिनिकॉय और मालदीव के बीच का जो समुद्री मार्ग है ना, इसी को दोस्तों 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, जैसे अभी हमने पढ़ा था लक्षद्वीप में एक स्थान है मिनिकॉय, तो यह भी दोस्तों इसी की तरह है। लक्षद्वीप का जो मुख्य द्वीप समूह है और मिनिकॉय के जो मिनिकॉय का जो इन दोनों के बीच में ही जो स्थान है, वहाँ पर जो जल का मार्ग बना हुआ है, उसी को 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। अगला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रेट निकोबार द्वीप, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के जो बीच में रास्ता है, अंडमान ऊपर वाला होता है अंडमान और नीचे वाला होता है निकोबार। ग्रेट निकोबार में तो सबसे नीचे वाला पॉइंट हमने देखा था, नहीं कौन सा वाला पॉइंट देखा था, जैसे हमने पढ़ रहे थे सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो दक्षिण में तो इससे ही सबसे नीचे तो यही है निकोबार। तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार में था इंद्रिया पॉइंट। तो नीचे वाला हिस्सा कौन सा होता है दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह, ऊपर वाला होता है अंडमान। तो अंडमान और ग्रेट निकोबार या मिनी जो वाला जो है निकोबार, इन दोनों के मध्य में कौन सा है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है, यानी कि एक समुद्री रास्ता है, कितना है, 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। अगला हम समझते हैं कि पाक जल संधि। नाम तो इसमें पाक आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इसमें कुछ, जैसे कोई समझा होगा कि पाक आ गया तो पाक से समझते, पाक से कुछ संबंध नहीं है। यह दोस्तों आप देख पा रहे होंगे श्रीलंका है, और यह हमारे भारत की मुख्य भूमि का तटीय राज्य कौन सा, तमिलनाडु। इन दोनों के मध्य में जो चैनल बना हुआ है, भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका देश, इन दोनों के मध्य में जो समुद्री रास्ता बना हुआ है, उसी को हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको पॉइंट समझ में आया होगा। यदि कोई भी पॉइंट अभी भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, और समझ में आ रहा है तो वह भी कमेंट में बताइए, ताकि आपके लिए और अच्छे तरीके से कोई भी क्लास या कोई भी पॉइंट अच्छे तरीके से समझाया जाए। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे दोस्तों, कोई भी पॉइंट आपका छूट नहीं रहा है, लगभग सभी डिटेल आपके लिए यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, यदि आप पॉलिटी या अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से, तो वह भी आप कमेंट में बताएं। वैसे मैं आपके लिए साइंस पढ़ाऊंगा, साइंस के लिए भी कमेंट में बता देना कि आप साइंस पढ़ेंगे या फिर आप इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी क्लास चलेगी और साइंस की भी चलेगी। तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएँ। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश, आपको पता ही है कि भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं जो कि 7 हैं, वैसे कभी कभी 8 दिए जाते हैं, लेकिन श्रीलंका जो दोस्तों भारत का जो है कैसा देश है, बताइए, श्रीलंका भारत का कैसा देश है, पड़ोसी देश है क्या नहीं। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है क्या नहीं। पड़ोसी देशों में दोस्तों वे देश गिने गए हैं जहाँ पर हमारे भारत की जो मुख्य भूमि सीमा साझा करती है, या जिसका बॉर्डर उससे लगा होता है। तो श्रीलंका तो दोस्तों इस हिस्से में है और मालदीव यहाँ पर है। तो ना तो मालदीव और ना ही श्रीलंका हमारे भारत के पड़ोसी देशों की गिनती में नहीं है, इसलिए ये 7 देश हमारे भारत के पड़ोसी देश माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों कई बार पॉइंट पूछा गया है, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट पहले ही बताए हैं आपके लिए। इस तरीके से दोस्तों आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो दोस्तों समझेंगे कि आपको पता ही है कि भारत का ये हिस्सा था पहले पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान अलग हो गया, तो ये पाकिस्तान तो पड़ोसी देश हो गया। दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी दोस्तों हमारे भारत का ऐसा एक पड़ोसी देश है जिससे भारत की सबसे कम 106 किलोमीटर की बॉर्डर साझा होता है। ये पॉइंट यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 106 भारत की क्यों, हालांकि ये वाला जो बिंदु जिससे ये सीमा साझा करता है या बॉर्डर लगता है वह विवादित है, लेकिन है तो भारत का ही हिस्सा। तो भारत की 106 किलोमीटर का हिस्सा ही केवल अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है। दूसरा आप समझेंगे, इस साइड की ओर आएंगे तो हम बढ़ेंगे चीन की ओर, दूसरा हम बढ़ेंगे नेपाल की ओर, यहाँ पर देखेंगे भूटान है, यहाँ पर देखेंगे म्यांमार है, और फिर देखेंगे बांग्लादेश है। तो हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि बांग्लादेश तो बहुत छोटा कम चमक रहा है, तो सबसे कम सीमा यही बना रहा हुआ, जबकि दोस्तों सबसे अधिक सीमा बना रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 4096.7 या 4096
किलोमीटर की जो दूरी है दोस्तों, क्योंकि ये पूरे एरिया में घूम घूम के साझा करता है, सब सर्वाधिक ये एरिया को जो है साझा करता है बॉर्डर को। यहाँ पर चीन देखेंगे, उसके बाद दोस्तों चीन का एरिया है जो कि यह भी अधिकतम करता है। नेपाल 1751, म्यांमार 1643 और भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है बॉर्डर के साथ। कौन सा बॉर्डर? यह अफगानिस्तान की सीमा इससे लगती है, यह विवादित है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, बांग्लादेश का जरूर याद रखेंगे, यह कई बार पूछा गया है, और अफगानिस्तान का 4096 और 106 किलोमीटर। अगला पॉइंट हम समझते हैं कि भारत का जो दोस्तों विभाजन है ना, भारत को की जो भूमि है, जैसे कि अब आपने देख लिया कि भारत की मुख्य भूमि हो गई, यहाँ पर इस साइड पर्वत हो गए, ये मैदान हो गए, तो इनको दोस्तों कुछ तरीके से विभाजित कर दिया है। इसको 6 प्रकार से बांटा गया, जैसे आप पढ़ेंगे भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार, क्योंकि कुछ ऊंचे नीचे हैं, जैसे मैंने भी आपके लिए बताया कि पर्वत हैं, पहाड़ हैं, कहीं पर भूमि है, किसी तरीके का है। तो इस तरीके के आधार पर, इस स्वरूप के आधार पर भारत को 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यानी भू आकृतिक का मतलब हो गया कि पृथ्वी की आकृति के अनुसार। यह विभाजन देशों की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। भौगोलिक मतलब पृथ्वी से संबंधित विविधता, क्योंकि पृथ्वी में जो विविधता है कहीं ऊंची नीची, इसको दर्शाता है। अब हम समझते हैं सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। आपको पता ही है कि यहीं पर तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत वगैरह सारी चीज़ें उत्तर में ही हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। इसके नीचे आएंगे तो थोड़ा हमें क्या मिलेगा, उत्तर का विशाल मैदान। नीचे और आएंगे तो पठार आ जाएंगे, यहाँ पर पठार का हिस्सा आ जाएगा। फिर भारतीय मरुस्थल आ जाएंगे, इस साइड में मरुस्थल हैं। फिर समुद्र तटीय मैदान आ जाएंगे, समुद्र तटीय मैदान आ जाएंगे ये वाले। और फिर द्वीप समूह आ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आप जो है इन पॉइंट को याद रखेंगे। भारत की मुख्य भूमि को कुल 6 भागों में या भौगोलिक आकृति के अनुसार बांटा गया है, इसको याद रखेंगे। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ से दोस्तों मुझे लगता है एक बार रेलवे में प्रश्न पूछा गया था कि इसको कितने उसमें बांटा गया है, या शायद कोई इसमें से एक पॉइंट पूछा था कौन से में नहीं बांटा गया है। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। आगे हम समझते हैं दोस्तों भारत का जो भौगोलिक वर्णन है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि उत्तर भारत के जो मैदान हैं, पर्वतीय हैं, ये सभी जो पढ़े थे। सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारे इनमें क्षेत्रफल जो होता है वह है हमारा क्षेत्रफल मैदानी भाग, प्लेन भाग जो है दोस्तों लगभग 43% है। जबकि पठारी जो भाग है दोस्तों, पठार जो हैं 27.7%, या कहें तो लगभग 28% हमारे क्या पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं। पहाड़ियाँ कितनी पाई जाती हैं दोस्तों, 18.6, लगभग 19% के 18.5 है वैसे तो, लेकिन वैसे याद रख सकते हैं कि लगभग 19% जो है, या 18.6% पहाड़ियाँ हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो पर्वतीय जो क्षेत्र है 10.7% हमारे पर्वत हैं, 43% मैदान है, 27.7 पठारी क्षेत्र है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और आगे की क्लास दोस्तों हम आगे की जो कुछ पॉइंट रह गए हैं उनको भी हम अगली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। प्लीज़ आप जितना भी आपने पढ़ा है, यदि आपको जरा सा भी अच्छा लगा है, वैसे तो बहुत अच्छी वीडियो है, लेकिन आपको जरा अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, कुछ भी लगा हो, प्लीज़ कमेंट में बता देते हैं। बताइए आप जो है कमेंट करके, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, पॉलिटी की चाहते हैं या नहीं, वह भी आप कमेंट में बताएंगे। यह फाउंडेशन कोर्स है, इसको हमने आपके लिए पेड कोर्स फ्री कर दिया है, फ्री रूप में ही आपके लिए पढ़ाएंगे। यहाँ पर आगे समझेंगे कि और भी जो पॉइंट हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसी प्रकार दोस्तों हम पॉलिटी की जो क्लास है, जैसे मैंने आपके लिए बताया था, वह भी हम पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट, जैसे ये वाला जो तटीय मैदान है दक्षिण साइड का, तो इनमें कौन कौन से पूछे जाते हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे हम समझेंगे कि भारत की जो संसद है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम पॉलिटी को भी पढ़ेंगे। तो क्लास दोस्तों आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।